हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लैट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको पता है कि हम डेली द हिंदू एनालिसिस करते हैं और उसके साथ साथ जितने भी न्यूज़पेपर होते हैं उनका फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि आज 13 जून और आज क्या सेलिब्रेट किया जाता है, तो आज हम एल्बिनिज्म डे सेलिब्रेट करते हैं। व्हाट इज एल्बिनिज्म? तो याद रखना, इंटरनेशनल एल्बिनिज्म डे अवेयरनेस आज सेलिब्रेट किया जाता है। होता क्या है, बस इतना ध्यान रखना कि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जिनके अंदर क्या होता है, जेनेटिक प्रॉब्लम होती है कि उनका जो स्किन का कलर होता है ना वो बिल्कुल व्हाइट होता है। इवन आंखें भी व्हाइट होती हैं, बाल भी व्हाइट होते हैं, पूरा बॉडी कलर ही व्हाइट हो जाता है। ठीक है, मतलब जो हमारी स्किन का जो कलर है वो एक्चुअल कलर जो होता है ना, उसके लिए जो उनके पास बॉडी में जो भी मटेरियल है, जो भी हार्मोन्स होते हैं वो नहीं होते हैं अवेलेबल। तो होता क्या है कि उनकी बॉडी का कलर ही नहीं आ पाता, तो वो बिल्कुल वाइट कलर के होते हैं। तो हम इस बात की अवेयरनेस को फैलाते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को देखा भी होगा तो हम इस दिन ये अवेयरनेस फैलाते हैं कि वर्ल्ड वाइड जो इतने लोग हैं, इन लोगों को भी सेम इनके ह्यूमन राइट्स को इनको मिले और ये भी वैसे ही जीने के लिए हैं जैसे कि बाकी के सारे ह्यूमंस रहते हैं। तो हमें इनके बीच में इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, हमें इनके साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। इनको भी पढ़ने का, लिखने का, जीने का हर तरीके का राइट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जस्ट इनका स्किन का कलर अलग होता है। ठीक है, तो आज उस डे को सेलिब्रेट किया जाता है 13 जून। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के न्यूज़ एनालिसिस को। सबसे पहले न्यूज़ आती है हमारे सामने, पीएम टू अटेंड G7 आउटरीच इन इटली। देखो, अभी नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार, थर्ड टाइम पीएम की ओथ ली। ठीक है, और जब पीएम की ओथ ली तो इनकी जो पहली विजिट है वो कहाँ पर है? इटली। और जो इटली की जो प्राइम मिनिस्टर आप सभी जानते होंगे, आप सभी मेरे ख्याल से है ना सोशल मीडिया यूज करते होंगे, कौन है? मेलोनी। ठीक है, तो ये अब कहाँ पर जा रहे हैं? तो ये जा रहे हैं कहाँ पर? इटली। अब क्यों जा रहे हैं हमें ये समझना जरूरी है। ठीक है, जा रहे हैं, ठीक है, दुनिया भर में जाते रहते हैं पीएम, बहुत ज्यादा घूमते हैं, लेकिन यहाँ क्यों जा रहे हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है? तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, पीएम टू अटेंड G7। तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज G7। सबसे पहले ये समझना कि G7 एक्चुअल में है क्या। तो ये एक इंटरनेशनल ग्रुप है और G7 की फॉर्मेशन कब हुई थी? तो याद रखना 1975 में। और जो G7 है इसके अंदर जब ये बना था तब इसमें 6 मेंबर बॉडी थी। 1976 में इसमें एक मेंबर और जुड़ जाता है तो ये हो जाता है G7। पहले G6 था और जो जुड़ा, कौन जुड़ा? कनाडा उसमें ऐड होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, 1998 में ये बन जाता है G8 और उस समय कौन जुड़ा होता है? तो याद रखना, रशिया। लेकिन हुआ क्या, इस रशिया ने 2014 में क्या किया? क्रीमिया को कब्जा लिया, कैप्चर कर लिया। तो उसके बाद इसको वहां से निकाल दिया गया। तो वापस से कितने हो गए? G7। तो कौन निकल गया इसमें से? रशिया वापस से इसमें से निकाल दिया गया, इसको एग्जिट कर दिया गया। तो आज के दिन ये ग्रुप कैसा है? G7 है ना, ग्रुप ऑफ 7 डेवलप्ड कंट्रीज। और मैं कह सकता हूं बना कब था? 1975। और इसकी मीटिंग होने वाली है इस बार कहां पर? इटली में। और इसकी इटली वाली मीटिंग में पीएम मोदी जी क्या करने गए हैं? पार्टिसिपेट। लेकिन याद रखना, इंडिया इज नॉट ए पार्ट ऑफ द G7। इंडिया G7 का पार्ट नहीं है। अब आपको थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि भाई ये G7 बना ही क्यों था। तो देखो, हम एक लेक्चर पढ़ते हैं जिसके अंदर हम सारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को पढ़ते हैं, जिसमें आपका G7, G20, नाटो, यूनाइटेड नेशन, ठीक है, उसके बाद आपका सार्क, SCO, ठीक है, I2U2, सारे के सारे हम उसमें पढ़ते हैं, जितने भी मेन मेजर 20, 25, 30 जो हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो उन्हीं में से एक आता है G7। तो आपको पता होना चाहिए G7 बना कैसे। तो थोड़ा सा ध्यान देना, जितने भी सारे इंटरनेशनल ग्रुप बने हैं ना, उन सब के बनने के पीछे का जो रूट कोज है ना, वो है आपका वर्ल्ड वॉर 2। और जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ उसी के बाद देखो इजराइल हमास है ना, तो ये सारी की सारी चीजें तब से जनरेट हुई हैं। तो हुआ क्या कि जो इजराइल था उसको जबरदस्ती पैलेस्टाइन वाले रीजन में बसा दिया यहूदियों को। और जब वहां पे बसा दिया गया तो हुआ क्या कि उस इजराइल के चारों तरफ क्या थी? मुस्लिम कंट्रीज। तो एक बार क्या होता है, वैसे तो बहुत बार लड़ाइयां हुई हैं, लेकिन 1967 में क्या होता है, जो इजराइल है और उसके साथ जितने भी उसके पास के जो अदर 4 मुस्लिम कंट्रीज हैं, मुस्लिम नेशन, उनकी एक लड़ाई होती है जिसे हम कहते हैं, एक बैटल होती है जिसको हम कहते हैं 6 डे वॉर। ठीक है, और इस 6 डे वॉर में आप देखोगे कि इसमें इजराइल जीत जाता है। छोटा सा देश है, ठीक है, 2 घंटे में एक कोने से दूसरे कोने में पहुंच जाओगे, लेकिन फिर भी ये जीत जाता है। और जीतने के पीछे रीजन क्या था? इसको सपोर्ट कौन कर रहा था? अगर आपने इजराइल हमास अच्छे से पढ़ा होगा
तो आपको पता होना चाहिए इसको सपोर्ट कर रहा होता है अमेरिका। ठीक है, अब क्या हुआ, जो मुस्लिम कंट्रीज थी वो दुखी हो गई, वो चली गई किसके पास, तो समझना उसी टाइम पर आपने सुना होगा यूएसए और यूएसएसआर, ये दो ग्रुप बने हुए थे। ठीक है, ये जो यूएसए था ये भी सुपर पावर था, ये भी सुपर पावर था, बस ये कैपिटलिस्ट है, ये सोशलिस्ट था। और इन दोनों के बीच में एक लड़ाई चली थी जिसको हम क्या कहते हैं, कोल्ड वार। और ये कोल्ड वार लगभग इनके बीच में 1945 से 1991 तक चला। 1945 इसलिए लिखा मैंने क्योंकि जो न्यूक्लियर बॉम्ब डाले जाते हैं उसके बाद से दोनों में अनबन हो जाती है। और जब ये दोनों, इन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर चला तो देखो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब जो मुस्लिम कंट्रीज है वो किसके पास चली जाएंगी, क्योंकि इजराइल के पास तो यूएसए का सपोर्ट है, तो ये सारी मुस्लिम कंट्री चली गई यूएसएसआर के पास। यूएसएसआर ने कहा कि ठीक है, एक सोल्यूशन है तुम्हारे सामने, एक काम करो, आप लोग किसके लिए फेमस हो, आपके यहाँ पर सोर्स क्या है, आपकी पावर क्या है। तो इन्होंने कहा पेट्रोल, क्रूड ऑयल। तो इन्होंने कहा एक काम करो, क्रूड ऑयल देना बंद कर दो अमेरिका को। जब उसकी इंडस्ट्रियलाइजेशन ही बंद हो जाएगा, इंडस्ट्री नहीं चलेंगी, है ना, तो इंडस्ट्री नहीं चलेंगी तो क्या करना पड़ेगा, मजबूरी में वो तुमसे जो सामने वाला है उसकी हेल्प नहीं करेगा। तो इन्होंने कहा ठीक है, ये आते हैं और ये क्या करते हैं 1973 तक क्या करते हैं, उनको पेट्रोल देना बंद कर देते हैं। तो अमेरिका के अंदर या पूरे वर्ल्ड वाइड क्या होता है, बड़े बड़े देशों में या जो अमेरिका होता है उसके अंदर क्या होता है, फ्यूल क्राइसिस आ जाते हैं, क्रूड ऑयल के क्राइसिस। अब अमेरिका सोचता है यार ऐसे तो काम नहीं चलेगा, तो उसने क्या किया, बड़े बड़े 6 जो कह सकता हूं कि जो डेवलप्ड, आज मैं डेवलप्ड कह सकता हूं, उस समय उनको इंडस्ट्रियलिस्ट नेशन कहते थे, तो बड़े बड़े 6 इंडस्ट्रियलिस्ट नेशंस को इकट्ठा किया और एक ग्रुप बना लिया। अब सोचो एक ग्रुप बन गया G6 के नाम से ना, बाद में G7 बना, फिर G8 बना, फिर J7 हो गया, मैं समझा चुका हूं। अब क्या हुआ, अब सोचो दुनिया के सारे बड़े बड़े 6 या 7 देश एक तरफ हो गए। अब क्या ये मिडिल ईस्ट की कंट्रीज किसी को भी नहीं बेचेंगी पेट्रोल, बेचना तो पड़ेगा क्रूड ऑयल, वरना तो खाएंगे क्या, तेल बेचेंगे तभी तो पानी पिएंगे, क्योंकि इनके यहाँ पानी नहीं होता, ये भी तो दिक्कत है। अब हुआ क्या, इनको मजबूरी में इन देशों को तो देना पड़ेगा पेट्रोल या क्रूड ऑयल, तो अमेरिका क्या करेगा, इनसे खरीद लेगा। तो बेसिकली जो ऑयल की डिपेंडेंसी थी, उस ऑयल की डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए किसको बना दिया गया, G7 को बना दिया गया, G6, G7, G8, दोबारा G7 जो भी है। तो कब बना, 1975 में। क्यों बना, कैसे बना, वो मैंने समझा दिया। अभी इसकी मीटिंग कहां पर होने वाली है, इटली, और उस मीटिंग के अंदर कौन जा रहा है, नरेंद्र मोदी जी। लास्ट ईयर कहां पर हुई थी इसकी मीटिंग, तो याद रखना जापान, हिरोशिमा। ठीक है, उस टाइम पर भी हमारे मोदी जी वहां पर गए थे और इस टाइम भी ये जा रहे हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि G7 होता क्या है, कैसे काम करता है, कैसे बना था और कितनी कंट्रीज का ग्रुप है, तो 7 कंट्रीज का ग्रुप है। ठीक है, अच्छा, इस बार की जो मीटिंग है उस मीटिंग के अंदर क्या फेमस है, तो देखो इस बार की मीटिंग के अंदर बेसिकली इन 6 सेक्टर के ऊपर बातें होने वाली हैं, 6 टॉपिक रहेंगे। एक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 1956 में कौन लेकर आया था, जॉन मैकार्थे। और जॉन मैकार्थे को हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी क्या हुआ 2022 में, 2022 में आपने नाम सुना होगा सैम ऑल्टमैन। इसने क्या किया, इसका एडवांस वर्जन ले आया जिसका नाम रख दिया चैट GPT। GPT का मतलब क्या होता है, जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, कि एक ऐसा ट्रांसफॉर्मर है जो पहले से प्री ट्रेन्ड है, उससे तुम जो भी चैट करोगे आंसर दे देगा। और यही होता है चैट GPT में, मैं जो पूछता हूं वो मुझे बता देता है, जो भी इंटरनेट पे अवेलेबल है। बात समझ में आ रही है ना। तो हुआ क्या, इसने इसको नाम दे दिया और बाद में इसी का एडवांस वर्जन कौन सा आ गया, GPT-4, जो कि आज के दिन चला हुआ है। तो इसके ऊपर बातें होंगी कि भाई इसको कैसे कंट्रोल करना है, कैसे रेगुलेशंस लगानी है, पता चले इससे वोलेशन बहुत ज्यादा हो जाए। जैसे आपने देखा होगा इसके जितने बेनिफिट है उतने नुकसान भी है। ठीक है, डीप फेक की न्यूज आपने सुनी होगी, सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया था। ठीक है, आपका यूरोपियन यूनियन में जब इलेक्शन हो रहे थे तो उसमें बैन कर दिया गया था कि भाई या तो रेगुलेट करो या बैन कर दो, क्योंकि इससे जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है वो ना फैले। तो इसके फ्यूचर को लेकर बातें होंगी इस मीटिंग में। ठीक है, आपसे पूछेगा दूसरा, एनर्जी, फॉसिल फ्यूल्स की डिपेंडेंसी कैसे कम हो, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पे कैसे जाया जाए, और इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में बहुत आगे है, कैसे, तो आपको पता होना चाहिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस कब हुई थी, 2015। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, तो गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो ऐसे ही जो आपकी रिन्यूएबल एनर्जी है उनके ऊपर बातें होंगी, कैसे दुनिया को उसकी तरफ ले जाया जाए। क्यों, क्योंकि बार बार मैं कहता हूं एनवायरनमेंट याद रखना, अगर सेम रेट से ग्लोबल वार्मिंग होती रही तो 21001 तक क्या होगा, 2100 तक दुनिया डूब जाएगी, सारे ग्लेशियर पिघल जाएंगे, ग्लोबल वार्मिंग होगी, गर्मी ज्यादा बढ़ेगी। ऐसा ना हो इसलिए दुनिया ने टारगेट बना रखा है, वर्ल्ड का टारगेट है 2050 कार्बन जीरो करने का, कार्बन न्यूट्रल होने का, और हमारे इंडिया का टारगेट है 2070। तो ये भी सबसे बड़ा इश्यू रहने वाला है इस मीटिंग का।
ठीक है। तीसरा कौन सा, अफ्रीका। देखो अफ्रीका एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है पूरे दुनिया भर के अंदर। अफ्रीका एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत सारे लोग, पुअर्टी बहुत है, तो लोग क्या करते हैं, जंगलों को काटते हैं, और पेड़ काटेंगे तो क्या होगा, डिफोरेस्टेशन, कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। तो इन देशों को कैसे यहां से निकालकर, कैसे इन देशों के अंदर टेक्नोलॉजी, कैसे फैसिलिटीज पहुंचाई जाए ताकि एनवायरमेंट का नुकसान होने से बचाया जा सके, तो इस अफ्रीका को भी इसमें ऐड कर लिया गया। इस पे बातें होंगी। जैसे G20 में पहले कितने देश थे, 20, अब क्या हो गया, G21 हो गया, वो अफ्रीकन यूनियन आ गया, और अफ्रीकन यूनियन में कितने मेंबर हैं, 54। तो कहीं ना कहीं अफ्रीकन यूनियन को G20 में ऐड करने का भी यही पर्पस था कि दुनिया को आगे ले जाने के लिए हमें अफ्रीका को भी साथ ले लेना चाहिए। ठीक है, तो वो सारी की सारी बातें इसमें होंगी। तीसरा, मैरीटाइम, जो ओशियंस है ना, नेवल जो है, उसके बारे में सारी बातें होंगी, कैसे ओशियन का मैक्सिमम यूज किया जाए डेवलपमेंट के लिए। ठीक है। अगला कौन सा, रशिया यूक्रेन पे कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, उस पे बातें होंगी कि उसको कैसे रिजोल्व किया जाए। ठीक है। इजराइल और हमास में जो वॉर चल रहा है उसके ऊपर बातें होंगी कि कैसे उसको रोका जाए, क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। तो इन 6 सेक्टर्स के ऊपर बातें होंगी इस मीटिंग के अंदर। ठीक है। उसके बाद आता है कि अभी क्या होगा, 2 दिन बाद ही 15 जून को मीटिंग के बाद हो सकता है कि ऐसा, मतलब कि ऐसा है कि जो स्विट्जरलैंड है उसके अंदर क्या होगा, पीस समिट होगी यूक्रेन के ऊपर, कि यूक्रेन में पीस को कैसे मेंटेन किया जाए। तो मे भी नरेंद्र मोदी उसमें पार्टिसिपेट करें, मे भी ना करें। तो अगर करेंगे तो उस दिन फिर वो न्यूज बन जाएगी, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं। कहां पर होगी, 15 जून को स्विट्जरलैंड में, किसके ऊपर, पीस समिट होगी, यूक्रेन के ऊपर। 2-4 बातें याद रखना। ठीक है। आई होप कि यहां तक बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। ठीक है। अच्छा, अगर मैं G7 की बात करूं तो देखो टोटल कितनी कंट्री है, 1 2 3 4 5 6 और 7। आपसे पूछेगा कौन कौन सी, कनाडा, यूके, यूरोपियन यूनियन, ठीक है, ये नहीं है यूरोपियन यूनियन, ठीक है, जर्मनी, इटली, फ्रांस, जापान और USA। 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये सारी की सारी कौन सी कंपनी है, G7 की कंपनीज है। ठीक है। अगर मैं बात करता हूं कि G20, तो देखो G7 के जितने मेंबर हैं सारे के सारे मेंबर है G20 के भी, बस इसमें क्या जोड़ दो, रशिया जोड़ दो, और उसके बाद ये सारे जोड़ दो, टर्की, यूरोपियन यूनियन, अर्जेंटीना, ठीक है, ब्राजील, साउथ कोरिया, मैक्सिको, चाइना, इंडोनेशिया, सऊदी अरबिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और साउथ अफ्रीका। ये भी किसके मेंबर है, सारे के सारे G20। तो G20 की भी अगर याद करना हो तो ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट न्यूज कौन सी आती है समझना, 40 इंडियंस अमोंग 49 वर्कर्स किल्ड इन कुवैत। देखो हुआ क्या कि कुवैत के अंदर, कुवैत की कैपिटल क्या है तो याद रखना, कुवैत जो कंट्री है उसकी कैपिटल है कुवैत सिटी, और इसमें मैक्सिमम पॉपुलेशन किसकी है, अरब लोगों की। ठीक है, अरब है यहाँ पे। ठीक है। अब समझना, इंडिया के बहुत सारे जो वर्कर्स हैं वो इन कंट्रीज में रहते हैं। आपने देखा होगा साउथ इंडिया से मैक्सिमम, केरला साइड से, कर्नाटका से, है ना, तमिलनाडु से बहुत सारे वर्कर्स जाते हैं कहाँ पर, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में जॉब करने। और जब ये वहां पर जॉब करने जाते हैं तो वहां पर इनकी जो माइग्रेंट वर्कर है इनकी पॉपुलेशन ज्यादा होगी। तो हुआ क्या कि कुवैत सिटी के अंदर कल आग लग गई, और जब आग लगी वहां पर तो उसमें लगभग 49 वर्कर्स की डेथ हो गई, और उन 49 में से 40 तो कहाँ के थे, इंडिया के ही थे। तो आपने देखा होगा कि जो आपका केरल है, क्योंकि मैक्सिमम लोग कहां से थे, केरला से, तो केरला के जो CM है उन्होंने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा कि हमें इसके ऊपर कुछ करना चाहिए। ठीक है। जैसे वहां की जो सरकार है उसने क्या किया है, 2 लाख रुपए इन लोगों को किसके लिए दिए गए हैं, जिन जिन की डेथ हुई है उनके लिए 2-2 लाख रुपए का अनाउंसमेंट भी किया गया है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, एक बहुत बड़ा मैं कह सकता हूं कि न्यूज थी कि हमारे कुछ इंडियंस की वहां पर क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है कुवैत के अंदर। कुवैत की कैपिटल याद रखना। ठीक है। और थोड़ी सी बातें इसके बारे में ध्यान रखना। ठीक है। उसके बाद चलते नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज के ऊपर। नायडू इज बैक एज आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर। देखो जो नायडू है उन्होंने, पार्टी कौन सी उनकी, तेलुगु देशम पार्टी, TDP। इन्होंने क्या किया, क्या नाम है, चंद्रबाबू नायडू, इन्होंने आंध्र प्रदेश के उसमें मैं कह सकता हूं कि चीफ मिनिस्टर के लिए क्या लिया है, ओथ लिया है, शपथ लिया है। आपने देखा होगा अभी लोकसभा का रिजल्ट आया था, तो जो हमारी NDA अलायंस है, ठीक है, उस NDA अलायंस में बीजेपी और 38 पार्टीज है, उसमें से सबसे ज्यादा सीटें किसकी थी, बीजेपी 240, उसके बाद आपके क्या बोलते हैं इसको, TDP, ठीक है, तेलुगु देशम पार्टी, इनकी कितनी थी, 16 सीट, और उसके बाद नीतीश कुमार की 12। तो इन लोगों के बीच में भी आपने देखा होगा कि जो सरकार बनी है लोकसभा में, कोलिशन सरकार बनी है ना, कोलिशन गवर्नमेंट यानी कि गठबंधन की सरकार बनी है। लेकिन इन्होंने अभी किसके लिए ओथ लिया है, तो किसके लिए, CM के लिए। कहां के CM बने हैं तो याद रखना,
आंध्र प्रदेश, ठीक है। आपको पता होगा आंध्र प्रदेश को तोड़कर क्या बनाया गया था अभी, तेलंगाना। और तेलंगाना कब बना था, तो बना था 2014 में, लेकिन उसको 10 साल बाद दोबारा से 10 साल का टेन्योर दिया था, अब उसको फुल स्टेट का स्टेटस दे दिया गया है, ठीक है। अब समझना कौन कौन था इसमें, तो याद रखना ये है सीएम, इनको तो जानते हो, पीएम क्योंकि इनके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। एनडीए अब क्या हो चुकी है, नायडू डिपेंडेंट पार्टी है ना, ऐसा भी तुमने देखा होगा, तो ये भी मोदी जी भी वहां पर पहुंचते हैं। उसके साथ ये कौन है, पवन कल्याण, तो आपने देखा होगा साउथ के एक्टर हैं, ये क्या बना दिए गए, डिप्टी सीएम बना दिए गए। तो थोड़ी सी बातें याद रखना, ठीक है। बस यहां से कुछ बातें ये समझना कि अगर ये सीएम बने हैं, तो एक बात समझना, थोड़ा सा एक पॉइंट क्लियर करना चाहूंगा मैंने कहा कि जैसे फॉर एग्जाम्पल सेंटर के अंदर क्या होता है, सेंटर के अंदर आपने देखा होगा पार्लियामेंट होती है, एक होता है प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। एक यहां पर कौन होता है, आपका लोकसभा होती है जिसको लोअर हाउस कहते हैं, एक होती है राज्यसभा, ठीक है। इस प्रेसिडेंट का आर्टिकल होता है 52, इसका आर्टिकल होता है आपका 81, इसका आर्टिकल होता है आपका 80 और इसका आर्टिकल होता है कॉन्स्टिट्यूशन में 79। तो सेम ऐसे स्टेट में क्या होता है फिर, तो समझना स्टेट में एक होता है क्या, यहां पार्लियामेंट थी, यहां पर क्या कहते हैं, स्टेट एग्जीक्यूटिव। और स्टेट एग्जीक्यूटिव में सेम ऐसे देखो, जैसे प्रेसिडेंट होता है वैसे यहां पर क्या होगा, गवर्नर होगा। जैसे यहां लोकसभा होती है, यहां पर विधानसभा होती है, ठीक है, स्टेट असेंबली कह देते हैं। और यहां पर क्या होगी आपकी, तो विधान परिषद होगी, जिसको हम क्या कह देते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल कह देते हैं। इसका आर्टिकल कौन सा होता है, तो आर्टिकल होता है 153 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इसका आर्टिकल कौन सा होता है, तो आर्टिकल 170। इसका आर्टिकल कौन सा होता है, तो याद रखना 169। और इसका आर्टिकल कितना होता है, तो आर्टिकल 168। तो बस ये बात ध्यान रखना, जैसे सेंटर में पार्लियामेंट वैसे स्टेट एग्जीक्यूटिव, जैसे प्रेसिडेंट यहां पर गवर्नर, जो पावर इसकी वही इसकी, 2-4 ऊपर नीचे हो सकती हैं, आर्टिकल्स अलग हो सकते हैं, बाकी सब सेम सेम रहेगा। जैसे लोकसभा अपर हाउस, लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं, विधानसभा को लोअर हाउस। यहाँ पर क्या है, राज्यसभा अपर हाउस, यहाँ पे विधान परिषद अपर हाउस। ये परमानेंट हाउस होते हैं, ये दोनों टेम्परेरी हाउस होते हैं। ये दोनों 5-5 साल के लिए बनते हैं, ये दोनों 6-6 साल के लिए। इन दोनों के ही 1/3 मेंबर्स जो होते हैं और हर 2 ईयर में क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। तो ये कभी डिजोल्व नहीं होती, ये 5-5 साल में डिजोल्व हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी बातें कुछ कुछ हद तक सेम है। अब बहुत सौ के दिमाग में ये होता है कि सर विधानसभा, विधान परिषद और इनमें डिफरेंस क्या होता है, तो समझना फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि इंडिया में कितने स्टेट है, 28 स्टेट। तो लगभग हर स्टेट में क्या है, विधान सभा, ठीक है। और दिल्ली और पुडुचेरी यूटी में भी है, ठीक है। अब मैंने कहा कि विधानसभा में बेसिकली आपके एमएलए होंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और विधान परिषद को भी वही कहेंगे। लेकिन मैंने कहा विधानसभा और विधान परिषद में बेसिक सा डिफरेंस वही है जो लोकसभा राज्यसभा में था। समझना, इस विधानसभा में मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं, 500। और इसमें मिनिमम मेंबर कितने हो सकते हैं, तो ये हो सकते हैं कितने, 60। कितने हो सकते हैं, 60। जैसे मैक्सिमम यूपी में आपने देखा होगा कितने हैं, 403। और मिनिमम कितने होने चाहिए, 60। लेकिन इसका एक एक्सेप्शनल केस है, कौन सा, सिक्किम। सिक्किम के अंदर कितनी सीटें हैं, तो याद रखना 32। ये इसका एक्सेप्शनल केस है। अब कर लेते हैं बात विधान परिषद, है ना, कि डिफरेंस क्या होता है। इसमें मैक्सिमम सीटें कितनी होती हैं, 1/3 ऑफ द आपका विधानसभा सीट, ठीक है। उसके बाद इसमें मिनिमम सीटें कितनी होती हैं, तो याद रखना मिनिमम सीट होती है आपकी 40। लेकिन इसका कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है। अब बात ये निकल के आती है कि किस स्टेट में, है ना, किस स्टेट में हमारे विधान परिषद है, किस में नहीं है। तो याद रखना, देखो जैसे लोकसभा में बिल आया, तो उसके बाद राज्यसभा में आया, फिर प्रेसिडेंट के पास गया, और अगर प्रेसिडेंट ने उसको साइन नहीं किया, इसको प्रेसिडेंट ने अगर साइन नहीं किया, तो वो क्या नहीं बनता, एक्ट नहीं बनता। सेम यहां पर होगा, पहले विधानसभा, विधान परिषद, जा नहीं है वो सीधा गवर्नर के पास। लेकिन अगर विधान परिषद है, तो विधान परिषद में जब वो जाएगा, तो उसको अगर वो पास करती है तो ठीक है, नहीं तो 4 महीने बाद पास ही माना जाता है और वो पास हो जाती है। लेकिन लोकसभा राज्यसभा में तुमने पढ़ा होगा, अगर एक हाउस से पास नहीं होता है या एक से हो जाता है, दूसरे में अटक जाता है बिल, और 6 महीने तक अटका जाता है, तो उसके ऊपर प्रेसिडेंट ज्वाइंट सिटिंग बुला लेता है। इसमें ज्वाइंट सिटिंग का कोई ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है। जैसे किस स्टेट में विधान परिषद है, तो ध्यान रखना भारत के 6 स्टेट में विधान परिषद है। कौन कौन से, पहला कौन सा आपका कर्नाटक,
ठीक है। फिर कौन सा आपका उत्तर प्रदेश, फिर कौन सा आपका महाराष्ट्र, फिर कौन सा है आपका बिहार, फिर कौन सा आपका आंध्र प्रदेश और फिर कौन सा है तेलंगाना। और ये किसकी बात कर रहा है? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में भी क्या है बताओ? विधान परिषद है। लेकिन विधान परिषद के मेंबर्स का सिलेक्शन ऐसे नहीं होता, इलेक्शन नहीं होता, उनको 1/12 मेंबर्स ग्रेजुएट उठा लेते हैं। ठीक है, 1/12 मेंबर्स वो टीचर्स को उठा लेते हैं सोसाइटी के, मतलब कि स्टेट के। ठीक है, और वहां पर कुछ एमएलएज रिकमेंड कर देते हैं, कुछ वहां की लोकल म्युनिसिपालिटी जैसी जो लोकल जो अथॉरिटीज है उनसे उनको पिकअप कर लिया जाता है, उनको उठा के बना लिया जाता है। ठीक है, जैसे राज्यसभा में होता है। ठीक है ना, तो ऐसे इन 2-4 बातों को ध्यान रखना, क्योंकि आंध्र प्रदेश में भी क्या है? विधान परिषद है। दोनों में ये डिफरेंस है, बाकी सेम होता है। जैसे लोकसभा वो होती है, जैसे राज्यसभा, बिल्कुल सेम काम करती है। ठीक है, आई थिंक थोड़ी सी बातें समझ में आ गई होंगी, बाकी चीजें हम क्लासरूम में पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। माझी स्वर्न इन एज द उड़ीसा's न्यू सीएम। देखो, उड़ीसा में बीजेपी का पहला सीएम बना है, कौन बना है? मोहन चरण मांझी। तो इस बात को ध्यान रखना, आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा एग्जाम में कि कौन पहला बीजेपी, या पूछ लेगा रिसेंटली भी उसका क्या बोलते हैं उड़ीसा का सीएम कौन बना है, तो कौन बना है? तो मोहन चरण मांझी, याद रह जाएगा। अच्छा ठीक है, अब आपने देख रहा होगा ये कौन है? सीएम पटनायक, जो पहले एक्स सीएम थी इससे पहले। ये एक दूसरे को कांग्रेचुलेट कर रहे हैं उसके ओथ से पहले। तो ये न्यूज भी उसमें हमने देखी थी न्यूज़पेपर में। तो याद रखना, जो उड़ीसा है उसकी कैपिटल कौन सी है? भुवनेश्वर। ठीक है, और वही चीजें हैं जो मैं अभी समझा चुका हूं, विधानसभा क्या होती है, कैसे काम करती है, कैसे काम नहीं करती है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। फूड इन्फ्लेशन एक्सेलरेट्स इन अर्बन इन इंडिया। देखो हुआ क्या एक्चुअल में समझना। एक होता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन वो होता है जिसमें हर चीज का रेट बढ़ जाना, और इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के ऊपर डिपेंड करता है किसकी? डिमांड और सप्लाई। अगर डिमांड ज्यादा हो रही है, सप्लाई कम आ रही है, तो इन्फ्लेशन हो जाएगा। ठीक है, डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई भी बहुत ज्यादा है, तो बराबर रहेगा। या सप्लाई बहुत ज्यादा है, डिमांड ही नहीं है, तो रेट अपने आप कम हो जाएंगे, तब डिफ्लेशन आ जाएगा। समझ रहे हो ना? लेकिन मैं कह रहा हूं कि इन्फ्लेशन डिफ्लेशन हर किसी में आ सकता है, लेकिन मैं यहां पर किसकी बात करता हूं? फूड इन्फ्लेशन। फूड इन्फ्लेशन का मतलब ये है कि मान लो ये पूरी की पूरी एक बाल्टी है, एक बास्केट है जिसमें रिफाइन ऑयल, सरसों ऑयल, सब्जी सब रखी है। आज से पहले तुम ये पूरा खरीद पाते थे मान लो 2000 रुपए में, लेकिन इन्फ्लेशन इतना हो गया कि ये जो पूरी की पूरी फूड बास्केट है जो 2000 में आती थी, ये आपको 5000 की पड़ रही है। बाकी बाइक के रेट सेम है, गाड़ियों के सेम है, हर चीज सेम है, लेकिन फूड इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। मतलब जो खाने पीने के प्रोडक्ट है उनमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो बस यही न्यूज है कि अभी हमें पता चला है कि जो खाने पीने की चीजें हैं उनके अंदर क्या बढ़ रहा है? फूड इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? कौन से इलाकों में? अर्बन एरियाज में। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, हमने कुछ दिन पहले पढ़ा भी था WPI है ना, होलसेल प्राइस इंडेक्स, CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इन दोनों के बिहाफ पर इन्फ्लेशन डिफ्लेशन निकाला जाता है। होलसेल क्या होता है? होलसेल के ऊपर जो चीज़ों का रेट होता है उसको WPI कह देते हैं, और एंड यूजर यानी कि जो प्रोडक्ट जो यूज करने वाले कंज्यूमर हैं है ना, उनके बिहाफ पर कि भाई वहाँ पर किस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कह देते हैं। ठीक है, ये WPI, ये CPI, और इनको रिलीज कौन करता है? तो हमारी मिनिस्ट्री। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट, NSO नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये बातें हम पहले एक बार पढ़ भी चुके हैं, तो सिंपल सी न्यूज है, इसको ध्यान रखना, इकोनॉमी से लिंक कर रही है। नेक्स्ट आ जाता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, याद रखना, हमारी एनवायरनमेंट के हिसाब से, हमारी एग्रीकल्चर के हिसाब से। ठीक है, देखो हुआ क्या, फॉर फर्स्ट टाइम CRISPR बेस्ड जीन एडिटिंग यूज्ड टू एनहांस फोटोसिंथेसिस। देखो मैंने कहा कि हम जीन एडिटिंग क्या करते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा, याद करो कि जो आर्टिफिशियल, या मैं कह सकता हूं लैब में जनरेटेड जो पिग्स थे, सुअर थे, उनको हमने उनके DNA में चेंज करके लैब में बनाया। फिर उनका क्या था, हमारे इंसानों के साथ बिल्कुल ऑर्गन मिलते थे। तो आपने देखा होगा एक का लीवर चेंज कर दिया था, एक का किडनी, एक का दिल, है ना। तो ऐसे क्या कर रहे हैं हम लोग कि उसको लैब में उसका DNA चेंज करके, जीन एडिटिंग करके, उस जानवर की जिसकी बिल्कुल सेम हमारे बॉडी से मैचिंग होती है, उसके ऑर्गन्स को इंसानों में लगाया जा रहा है। पैसा बच रहा है क्योंकि उसको बनाने में इतना पैसा खर्च नहीं होता, और इंसान की लाइफ बचाई जा रही है। सेम ऐसे अगर मैं कहूं कि मुझे क्रॉप्स के अंदर जो फसलें हैं उनके अंदर जीन एडिटिंग करनी है, जैसे याद करो ग्रीन रिवॉल्यूशन, है ना, MS स्वामीनाथन, यही तो था। अब ये क्या कर रहे हैं कि पहले ये था कि मुझे जीन एडिटिंग करनी थी,
अब ये कर रहे हैं कि जो फोटोसिंथेसिस होता है ना, उसको और ज्यादा बढ़ाने के लिए जीन एडिटिंग कर दो। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, आई थिंक आप जानते होंगे कि जो पेड़ होते हैं, जो ट्रीज, प्लांट्स है ना, जितने भी होते हैं, वो सारे के सारे जो सनलाइट आती है उस सनलाइट से अपना खाना बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, फोटोसिंथेसिस। और जब कुछ नहीं इसको अच्छे से कर पाते तो पेड़ कमजोर रह जाते हैं, फसलें कमजोर रह जाती हैं। तो हम चाहते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस है उसको कैसे एनहांस किया जाए, तो उस पेड़ के जीन में एडिटिंग कर दो। बात समझ में आ रही है? तो ये एक मैं कह सकता हूँ कि एक नया, एक कह सकता हूँ अचीवमेंट हो सकती है हमारी इंडियन, या मैं कह सकता हूँ कि हमारी मेडिकल साइंस में। तो याद रखना। अच्छा, अगर मैं बात करूँ जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, जो 17 है, हमने लास्ट टाइम पढ़े थे, याद करो, है ना, उनमें कौन से नंबर पे आएगा ये? 3 में, क्योंकि 3 में लिखा था हेल्थ एंड द वेलबींग। अगर मुझे हेल्थ अच्छी करनी है और मुझे अच्छे से रहना है तो मुझे अच्छा खाना खाना पड़ेगा, और मुझे अच्छा खाना खाना पड़ेगा, मुझे अच्छी हवा लेनी पड़ेगी, अच्छा पानी पीना पड़ेगा। तो ये सब भी तो उसी लिए हो रहा है। तो कौन से एसडीजी में आ जाएगा ये? एसडीजी नंबर 3। पहली बात, यूनाइटेड नेशन के थे ना 17 गोल्स जो हमने लास्ट टाइम पढ़े थे, ठीक है। अब मैंने कहा कि इस टेक्नोलॉजी का नाम क्या है? CRISPR-Cas9, unique technology that enables geneticists and medical researchers to edit part of the genome। किसी एक पार्ट को भी एडिट कर सकते हैं, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी होती है जो इस सारे काम को देखती है। आपसे पूछेगा कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ द एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड द क्लाइमेट चेंज के अंडर आती है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि हु इज द यूनियन मिनिस्टर फॉर द एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। क्या वो बदले हैं, क्या फिर वो वही हैं? क्योंकि नए मिनिस्टर्स की लिस्ट आ चुकी है, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि इसके मिनिस्टर क्या वही हैं या बदल चुके हैं, और वही हैं तो कौन वही हैं, ये भी आप मुझे बताओगे, ठीक है। अगला है, इट evaluates research into GM plants and recommends or disapproves their release in the farmer field। देखो, आपने GM मस्टर्ड पढ़ा होगा, क्लास में पढ़ाया भी था, है ना। GM मस्टर्ड क्या था? जो मस्टर्ड होती है उसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमने GM मस्टर्ड का यूज करना शुरू किया, क्योंकि जब सरसों ही ज्यादा नहीं होगी तो सरसों का तेल अपने आप महंगा हो जाएगा, और तुम्हें मजबूरन रिफाइंड का तेल यूज करना पड़ेगा, और मजबूरन फिर हार्ट अटैक होगा, और मजबूरन डेथ हो जाएगी। तो ऐसा मत करो। क्यों मत करो? क्योंकि तुम सरसों का ऑयल यूज करो, लेकिन वो महंगा है। क्यों महंगा है? क्योंकि प्रोडक्शन कम है। तो कैसे बढ़ेगा? तो बोले जो मस्टर्ड के जो सीड होते हैं, जो बीज होते हैं सरसों के, बोले उसमें एडिटिंग कर दो। तो एडिटिंग कर दी। क्या नाम दिया? GM मस्टर्ड सीड। उनको यूज नहीं किया जाए, उसके ऊपर केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, हमने डिस्कस भी किया था, है ना। उसके ऊपर स्टे लगा दी गई, कभी यूज मत करो। बात समझ में आ रही ना? तो सेम वही है कि फोटोसिंथेसिस को बढ़ाने के लिए क्या किया गया है? इस टेक्नोलॉजी का यूज किया। तो रिसेंटली ये टेक्नोलॉजी न्यूज में थी, क्या है क्या नहीं है थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। और ये आपके यूनाइटेड नेशन के कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में आ जाएगा? 3 में, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, हाउ CRISPR-Cas9 वर्क्स। तो देखो, जैसे कि टारगेटेड डीएनए है, इसकी जगह इसको हटा के इंट्रोड्यूस कर दिया। जैसे इसको इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया तो ये वाला नया डीएनए इसमें आ चुका है, और जब डीएनए रिपेयर करेगा अपने आप को तो इंजीनियर्ड सीक्वेंस ऑफ द डीएनए कैन बी इंसर्टेड इनटू द जीन टू फर्दर मॉडिफाई। फिर बाद में क्या करेगा? इस पूरे डीएनए को चेंज कर देगा, ठीक है। तो ये क्या होती है? जीन एडिटिंग होती है, ठीक है। उसके बाद चलते नेक्स्ट, At least 49 dead, 140 missing in migrant boat sinking off यमन। देखो, यमन के आसपास एक जहाज में माइग्रेंट्स जा रहे थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझना, माइग्रेंट्स होते क्या है? माइग्रेंट्स होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करने वाले लोग होते हैं, उन्हें माइग्रेंट कह देते हैं। माइग्रेंट किसी भी रीजन से हो सकता है। मान लो मुझे जॉब नहीं मिल रही, यहाँ मैं जाना चाहता हूँ अमेरिका जाके जॉब कर लूँ, तो मैं जॉब के लिए माइग्रेट कर गया, ठीक है। मुझे यहाँ पर अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा, मेरे को लगता है मेरा फ्यूचर यहाँ पे अच्छा नहीं है, मैं अच्छा खासा कमा भी रहा हूँ, मैं वहाँ पे माइग्रेट कर गया, ठीक है। मुझे एजुकेशन अच्छी चाहिए, मैं किसी दूसरे कंट्री में चला गया। तो किसी भी रीजन से माइग्रेशन हो सकता है, लेकिन याद रखना जब माइग्रेशन होगा तो उसके लिए एक डिपार्टमेंट बनाया, शायद हम पढ़ चुके हैं इसको, IOM, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेंट्स। बना कब था? फॉर माइग्रेशन 1951। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? तो लिख लेना, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, ठीक है। जो डायरेक्टली फैक्चुअल क्वेश्चन है। कितने मेंबर्स हैं इसमें? 166 मेंबर्स हैं। क्या इंडिया इसका पार्ट है? हाँ, इंडिया इसका पार्ट है। बना कब था? 1951। देखो, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बहुत सारे लोग जो थे वो माइग्रेट कर गए इधर उधर। तो यूनाइटेड नेशन ने सोचा, या एक ग्रुप बनाया गया जिसका काम ये था कि जो माइग्रेट कर रहा है ना, उसको कैसे उसके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, कैसे उसको अच्छी सुविधाएं प्रोवाइड की जाए, फैसिलिटीज मिले। ये नहीं है कि कहीं जा रहा है तो बेचारा दुखी होके जा रहा है, डेथ हो जा रही है, बीमार हो जा रहा है, मर जा रहा है ना। उस माइग्रेंट के भी क्या होने चाहिए? राइट्स की वोलेशन नहीं होना चाहिए, उसको भी राइट मिलने चाहिए। तो एक IOM डिपार्टमेंट बना दिया गया,
ठीक है। कब बना? 1951। आपसे पूछेगा इसको ऑब्जर्वर स्टेटस कब मिला, तो ग्रांटेड परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेटस इन यूनाइटेड नेशन इन 1992। और दुनिया का सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा? यूनाइटेड नेशन, जिसका काम है पीस मेंटेन करना, थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हो, बस यही चाहता है वो, ठीक है। उसके बाद कोऑपरेशन एग्रीमेंट बिटवीन यूनाइटेड नेशन एंड आईओएम वाज साइंड इन 1996, ये भी ध्यान रखना। और कितने एरियाज में काम करता है? 4 एरियाज में काम करता है। कौन कौन से? माइग्रेशन एंड द डेवलपमेंट, दूसरा है फैसिलिटेटिंग माइग्रेशन, तीसरा है इसका रेगुलेटिंग माइग्रेशन, और लास्ट है फोर्स्ड माइग्रेशन। अगर ये सब भी हो रहा है तो उसके अंदर भी इसको देखने का काम कौन करेगा? आईओएम, जो कि 1951 में बना होता है, ठीक है। तो ये कुछ बातें एटलीस्ट इससे याद रखना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। देखो इसने कुछ डाटा बताया इंटरनेशनल माइग्रेंट्स का कि 281 मिलियंस जो है ना इंटरनेशनल माइग्रेंट्स ग्लोबली थे 2020 में, जो टोटल पॉपुलेशन का, वर्ल्ड पॉपुलेशन का 3.1% होता है, ठीक है। और ये 272 मिलियन जो थे, जो पॉपुलेशन, वो कब थी? 2019 में। तो यहां से लगभग यहां जाने में 3% का इंक्रीमेंट भी हुआ, ठीक है। अगर फीमेल्स की बात करूं तो दुनिया भर में 135 मिलियन इंटरनेशनल जो फीमेल है वो माइग्रेंट हैं। मेल की बात करूं तो 146 के आसपास है। लेबर माइग्रेंट 169 है, और मिसिंग माइग्रेंट 3900, जो कि डेड थे अभी कुछ दिन पहले भी, कुछ जिनकी डेथ हो जाती है वो सब, ठीक है। तो बस ये डिपार्टमेंट ध्यान रखना। आई थिंक आपने डंकी मूवी भी देखी होगी शाहरुख खान की, है ना, वो इसी पे थी कि जो जबरदस्ती माइग्रेंट करना चाहते हैं, छुप छुप के जाना चाहते हैं, वीजा नहीं मिलता तो कैसे उनकी डेथ हो जाती है। वो जिन पासेस का यूज करते हैं उनको डंकी पासेस कह देते हैं ना, तो वो भी कुछ इसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। More than 66% of the 1.3 crore NRIs live in Gulf countries, RTI reply। देखो किसी ने RTI लगाई, RTI क्या है? तो याद रखना राइट टू इंफॉर्मेशन। और राइट टू इंफॉर्मेशन कब आया था? तो बेसिक सा याद रखना, ये आया कब था? याद रखना ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी वो होती है जिसका आर्टिकल नहीं होता, और जिसका कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल होता है वो होती है हमारी कौन सी? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो ये बनी कब थी? कब बना था? 12 अक्टूबर 2005। और 12 अक्टूबर को क्या बनाते हैं? तो याद रखना क्या बनाते हैं हम उस दिन? नेशनल इंफॉर्मेशन डे के नाम से बनाते हैं, सूचना दिवस या फिर नेशनल इंफॉर्मेशन डे, ठीक है। इसमें किसी ने पूछा कि कितने लोग गल्फ कंट्रीज में हमारे माइग्रेंट हैं, तो बताया गया कि 1.3 करोड़ जो एनआरआईज हैं वो लगभग 66% जो है वो हमारे इंडिया से ही है, गल्फ कंट्रीज में, ठीक है। तो इस वाले डाटा को थोड़ा सा ध्यान रखना। और एनआरआई क्या होते हैं? जो इंडिया के बाहर और रहते हैं, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, आपसे पूछे एनआरआई डे कब बनाया जाता है? तो याद रखना 9 जनवरी हम क्या बनाते हैं? एनआरआई डे सेलिब्रेट करते हैं। क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि इस दिन, याद रखना, इस दिन 9 जैन 1915 को महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से कहां पर रिटर्न हो गए थे? इंडिया। तो जब इंडिया वापस आए, है ना, और जब वो कंप्लीट वापस आ गए अपना बोरिया बिस्तरा लेकर, मैं कह सकता हूँ, है ना, तो उस दिन से हम क्या सेलिब्रेट करने लगे, या उस दिन को हम क्या बनाने लगे? एनआरआई डे, ठीक है। कब होता है? 9 जनवरी को होता है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद चलते नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। और इन गल्फ कंट्रीज में मैक्सिमम लोग कहाँ के मिलेंगे आपको? जैसे कि आपके केरला हो गया, है ना, आपका साउथ इंडिया के जो मैक्सिमम लोग आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पर दिखा रखा है कुवैत, ठीक है। कहाँ पर है कुवैत? तो थोड़ी सी लोकेशन भी याद रखना। ये है कुवैत, इसकी कैपिटल कुवैत सिटी। ये कौन सा है? पीजी, पर्शियन गल्फ। ये यहाँ पर कौन सी है? कतर, कतर की कैपिटल है दोहा। ये है बहरेन या बहराइन, ये कौन सी है? सऊदी अरबिया, रियाद इसकी कैपिटल। ये यूएई, इसकी कैपिटल अबू धाबी। ये ओमान, इसकी कैपिटल मस्कट। और ये कौन सा है आपका? इंडियन ओशियन। तो इन कंट्रीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। ये कौन सा है? रेड सी। ऊपर कौन सा था? मेडिटेरियन सी। इन दोनों को कनेक्ट कौन करता है? सुएज कैनाल। हम बहुत बार पढ़ भी चुके हैं इसको, ठीक है। तो इनकी लोकेशन थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद चलते नेक्स्ट। फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी साइंटिस्ट फाइंड 3 न्यू क्रेटर्स ऑन द मार्स सरफेस। देखो क्रेटर क्या होते हैं बेसिकली? तो क्रेटर कहते हैं हम खड्डों को, जो गड्ढे होते हैं। अब मैंने कहा कि देखो होता क्या है कि ये कहां पर मिले हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। कहां पर मिले हैं जो हमारे को गड्ढे या क्रेटर्स? तो कहां पर? मार्स पर। और मार्स को क्या कहते हैं हम लोग? रेड प्लेनेट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां की जो मिट्टी है उस मिट्टी के अंदर 10% आयरन ऑक्साइड मिलता है।
और हमें पता है कि जब आयरन होता है वो जब लोहे और पानी के कांटेक्ट में आता है, सॉरी आयरन होता है जो पानी और हवा के कांटेक्ट में आता है, तो उसमें क्या लग जाती है, रस्टिंग यानी जंग लग जाती है। तो वहां की मिट्टी में 10% अगर आयरन है, आयरन ऑक्साइड है, तो कहीं ना कहीं वहां पर उस आयरन में रस्टिंग हुई होगी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वहां पर कभी ना कभी पानी भी रहा होगा। इसलिए हम जितनी भी मूवीज भी बनाते हैं तो हम एलियंस को कहाँ का दिखाते हैं, मार्स का। जितने भी मिशन जाते हैं लाइफ की पॉसिबिलिटी मार्स के ऊपर, क्योंकि हमें लगता है कि अगर वहाँ आयरन ऑक्साइड है ना, जंग है ना, तो जंग बिना पानी के लग ही नहीं सकती। तो अगर जंग लगी है तो पानी तो होगा। अब हो सकता है पानी कहीं शिफ्ट हो गया हो, कहीं पूरे प्लेनेट पे पता नहीं कहाँ हो, जैसे हमारे यहाँ पर ग्लेशियर्स बने हुए हैं, ऐसे कुछ हो, तो उसकी अभी हम रिसर्च करते रहते हैं। इसलिए तुमने देखा होगा एलन मस्क, स्पेसएक्स जिसकी कंपनी है ना, वो क्या कर रहे हैं कि कॉलोनी बनाने वाले हैं, कहाँ पर, मार्स के ऊपर लोगों को बसाएंगे, क्योंकि उनको लगता है कि मार्स पर ही जीवन पॉसिबल हो सकता है। बात समझ में आ रही है। तो इस मार्स के ऊपर अभी हमें क्या मिले हैं, कुछ खड्डे मिले हैं, 3 नए खड्डे। कहाँ कहाँ पर देखो, फर्स्ट जो क्रेटर मिला है उसको नाम दिया गया लाल क्रेटर। क्या नाम दिया है, लाल क्रेटर। दूसरे वाले को नाम क्या दिया गया है, तो मुर्शन क्रेटर। ठीक है, नाम याद रखना, डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लेगा। तीसरे वाले को नाम क्या दिया गया है, तो हिल्सा क्रेटर। तो पहला कौन सा है, लाल, दूसरा कौन सा है, मुर्शन, और तीसरा कौन सा है, हिल्सा। लाल, उसके बाद मुर्शन, और तीसरा कौन सा है, हिल्सा। ये 3 क्रेटर वहां पर मिले हैं नए। और क्रेटर का मतलब क्या होता है, गड्ढे। तो ऐसे समझो, फॉर एग्जाम्पल, अच्छा अगर मैं मार्स की बात करूं तो मार्स की कितनी सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट 2, एक फोबोस, एक डीमोस। ठीक है, जैसे हमारी मून है ना, सबसे बड़ी सैटेलाइट कौन सी है, नेचुरल सैटेलाइट, तो याद रखना गैनीमेडे। और गैनीमेडे किसकी नेचुरल सैटेलाइट है, सबसे बड़ी, पूरे सोलर सिस्टम की भी सबसे बड़ी है, लेकिन ये किसकी है, जुपिटर। ठीक है, और जैसे कि मान लो सैटर्न की कौन सी है, तो उसकी टाइटन है। ठीक है, तो ऐसे इनको थोड़ा सा ध्यान रखना। आपसे पूछेगा यहाँ पर कोई पहाड़ भी है, तो हाँ, यहाँ पर ओलंपस मोन्स नाम से पहाड़ भी है, और ये लगभग 27 किलोमीटर इसकी हाइट है, यानी कि आपके माउंट एवरेस्ट से भी ये 3 गुना बड़ा है, इतनी इसकी हाइट है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना कि अगर पूछे हमारे सोलर सिस्टम का सबसे हाईएस्ट जो माउंटेन है वो भी कौन सा है, तो सबसे टॉलेस्ट तो कौन सा हो जाएगा, ओलंपस मोन्स। कहाँ पर है ये, मार्स के ऊपर। ये तो कुछ बेसिक डाटा इसके ध्यान रखना। ठीक है, अब समझना, जैसे फॉर एग्जांपल देखो, सबसे पहले कौन सा है, मरकरी। मरकरी के बाद कौन सा है, वीनस। वीनस के बाद कौन सा है आपका, मार्स। इसकी बात हो रही है। ठीक है, अब मैं आपसे कह रहा हूं वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। अगर पूछे सबसे गर्म, तो याद रखना आपका कौन सा, वीनस। दिन में सबसे गर्म मरकरी, क्योंकि एनवायरमेंट नहीं है तो दिन में बहुत गर्म हो जाता है। अगर ओवरऑल सबसे ठंडा तो नेपच्यून। रात में सबसे ठंडा तो आपका कौन सा, मरकरी। तो दिन में सबसे गर्म पूछे, हॉटेस्ट प्लेनेट ड्यूरिंग द डे टाइम, तो मरकरी। हॉटेस्ट प्लेनेट ड्यूरिंग द कोल्डेस्ट प्लेनेट ड्यूरिंग द नाइट टाइम, तो मरकरी, क्योंकि एनवायरमेंट नहीं है, दिन में बहुत हीट पड़ती है, एनवायरमेंट नहीं है तो सारी हीट बाहर रात को चली जाती है। आपसे पूछेगा ओवरऑल सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट, तो याद रखना कौन सा, वीनस। अगर पूछे ओवरऑल सबसे कोल्डेस्ट, तो जो सबसे दूर है कौन सा, नेपच्यून। ये कुछ पॉइंट ध्यान रखना। और ये कौन सा आपका, मार्स, इसी की बात कर रहा है। ठीक है, अच्छा इसके ऊपर क्रेटर कैसे बनते हैं, तो देखो मार्स और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, एस्टेरॉइड बेल्ट। क्या कहा जाता है, एस्टेरॉइड बेल्ट पाई जाती है। और इसमें छोटे छोटे टुकड़े पाए जाते हैं एस्टेरॉइड्स के। ठीक है, छोटे बड़े बहुत सारे, और ये सिर्फ इन दोनों के बीच में मिलती है। तो कई बार क्या होता है, ये एस्टेरॉइड जो होता है ना, वो जब ये सारे के सारे अलग अलग स्पीड से घूमते हैं, तो कई बार क्या होता है, ये एस्टेरॉइड इधर मूव करने स्टार्ट कर देता है। और मान लो बीच में मार्स नहीं है, तो सीधा कहाँ आएगा, अर्थ की तरफ। लेकिन मान लो अर्थ और इसके बीच में आ गया मून, तो मून के ऊपर टकरा जाएगा। इसलिए तुमने देखा होगा चांद के ऊपर धब्बे नजर आते हैं। तो चांद के ऊपर जो धब्बे है ना, वो धब्बे एक्चुअल में क्या है, वो क्रेटर ही बने हुए हैं। 30 से 40 हजार बड़े बड़े क्रेटर बने हुए हैं। ठीक है, तो सेम ऐसे अभी क्या हुआ, यहाँ पर भी हमें क्या मिले हैं, क्रेटर ही मिले हैं। ठीक है, तो इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद चलते नेक्स्ट। चलो एक क्वेश्चन का आंसर देना कि हम कितने प्लैनेट्स को अपनी नेक्ड आई से देख सकते हैं। हाउ मैनी प्लैनेट्स कैन बी सीन बाय द नेक्ड आईज, क्वेश्चन मार्क। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कितने प्लैनेट, 5, 6, 7 जितने भी हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कौन सी है, लोकसभा सेशन फ्रॉम जून 24, न्यू एमपीज टू टेक ओथ इलेक्ट स्पीकर। अच्छा एक बात समझना, अभी आपने पढ़ा होगा कि नई सरकार बन चुकी है, और उसके बाद अभी उसके अंदर जो होगा स्पीकर और उसके साथ साथ जितने भी वो एमपीज होंगे वो उसको मतलब उसकी स्टार्टिंग हो जाएगी, है ना। तो बस ये समझना कि बेसिकली स्पीकर क्या होता है, कौन स्पीकर बनता है।
ठीक है। तो एक बात समझना, स्पीकर होता क्या है कि वो जो आपकी लोकसभा होती है ना, उसकी वर्किंग्स को देखने के लिए किसको बना के रखते हैं? स्पीकर। जैसे राज्यसभा में कौन होता है? चेयरमैन। और आपको पता होगा वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, आर्टिकल 65 में लिखा हुआ है, 64 में सॉरी, ठीक है। अब समझना, ये है स्पीकर, ये है डिप्टी स्पीकर, इसके बाद एक डिप्टी स्पीकर होता है। लेकिन ये बनता कौन है? तो बेसिकली इसको कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती है, लेकिन जो रूलिंग पार्टी होती है ना, वो क्या करती है, अपने किसी एक मेंबर को स्पीकर बना देती है। लेकिन क्या आज तक ऐसा हुआ है कि कभी रूलिंग पार्टी ने अपना स्पीकर ना बना के सामने वाले अपोजिशन वाले को स्पीकर बना दिया हो? तो हाँ, एक टाइम था हमारे पास जब मैं कह सकता हूं कि ऐसा होता था। जैसे जीएमसी बालयोगी, ये ऐसे स्पीकर थे जो रूलिंग पार्टी की तरफ से नहीं बने थे। दूसरा कौन सा है? मनोहर जोशी, ये भी ऐसे स्पीकर थे जो रूलिंग पार्टी के नहीं थे। ये दोनों स्पीकर ही क्या बनाए गए थे? अपोजिशन की पार्टी से बनाए गए थे, ठीक है। जनरली मैंने कहा कि ये कल्चर है कि वो रूलिंग पार्टी का ही मेंबर होता है, ठीक है। दूसरी बात, आपसे पूछेगा कि इसको लगाने के लिए कोई क्वालिफिकेशन तो कोई नहीं है, मैंने कहा, लेकिन हटाने के लिए, तो उसके लिए याद रखना, इसको हटाने के लिए आपके पार्लियामेंट में, आपकी लोकसभा में 50% से ज्यादा क्या होनी चाहिए? मेजोरिटी आती है। वो लोग कह देते हैं कि अपना काम कर नहीं पा रहा, अच्छे से कैपेबल नहीं है, तो इसको हटा दो, ठीक है। तो इस बात को भी थोड़ा ध्यान रखना। कौन सा आर्टिकल है उसका? आर्टिकल 94। अब एक बात निकल के आती है कि स्पीकर मान लो अभी नहीं है और स्पीकर का इलेक्शन करना है, तो तब तक कैसे काम करेगी लोकसभा? तो याद रखना, उसके लिए एक दूसरा वर्ड होता है, एक दूसरी कह सकता हूं कि एक जस्ट पोस्ट बना रखी है हमने, जो एक्चुअल में होती नहीं है, प्रोटेम स्पीकर। व्हाट इज प्रोटेम स्पीकर? तो जब तक स्पीकर बनेगा तब तक वो बंदा, वो पर्सन जो मैक्सिमम टाइम जीत कर आया होगा ना, उसको ही प्रोटेम स्पीकर बना देते हैं, जो ये जानता होगा कि भाई उसकी वर्किंग कैसे होती है लोकसभा की। और जब वो इलेक्ट कर लिया जाएगा, जो बनेगा स्पीकर, फिर उसके बाद वो उसको पोस्ट दे दी जाती है। तो प्रोटेम स्पीकर को मैं ये कह सकता हूं कि टेम्परेरी स्पीकर होता है, एग्जैक्टली ऐसा कुछ होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि जो स्पीकर होता है वो सबसे पहले कौन बना था, तो कुछ पॉइंट याद रखना। फर्स्ट स्पीकर कौन थे? जीवी मावलंकर। और जो जीवी मावलंकर है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ लोकसभा स्पीकर इन इंडिया, या फादर ऑफ द लोकसभा। आपसे पूछेगा फादर ऑफ लोकसभा तो कौन है? जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। और यही भारत के पहले प्रोटेम स्पीकर भी थे, और यही भारत के पहले स्पीकर भी थे। और याद रखना, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, जब हमने लोकसभा राज्यसभा ये सब स्टार्ट नहीं की थी, तब भी आपको पता होगा सबसे पहला फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 में हो गया था। लेकिन जो हमारी पहली लोकसभा के इलेक्शन हुए थे वो 1951 से 52 तक चले थे, ठीक है। लेकिन फिर भी अमेंडमेंट हो गया, जबकि आप जानते हो कि अमेंडमेंट कौन कर सकता है? पार्लियामेंट। लेकिन याद रखना, उसी टाइम पर जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो दो तरीके से काम करती थी। एक, या तो वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाती थी, और जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाती थी तो उसका हेड कौन होता था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिसको हम क्या कहते हैं? परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। लेकिन जब ये कोई अमेंडमेंट करना होता था, तब इसके अंदर इसके जो हेड थे वो कौन बन जाते थे? जीवी मावलंकर। और इसीलिए जीवी मावलंकर को हम क्या कह देते हैं? फादर ऑफ लोकसभा, ठीक है। और ये पहले क्या बने होते हैं? स्पीकर भी बने होते हैं। आज कौन है? तो अभी जब बनेगा उस समय हम देख लेंगे। इससे पहले कौन था? ओम बिड़ला, ठीक है। और पहले कौन थे? जीवी मावलंकर। ये दो चार बातें इससे याद रखना, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। स्टडी रैंक्स इंडिया सेकंड इन द नाइट्रस ऑक्साइड एमिशन। देखो समझना इसको, नाइट्रस ऑक्साइड क्या होती है? N2O, है ना। बेसिकली अगर मैं ग्रीन हाउस गैसेज की बात करूं, है ना, जिससे एनवायरनमेंट को नुकसान होता है, ये सब आपने पढ़ा होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेज है, इसके अंदर जो CO2 के बाद दूसरी गैस आती है ना, वो आपकी कौन सी है? N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। लेकिन ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है ना, इसको आप कम नहीं कर पा रहे हो। क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि ये निकलती कैसे है? तो इसमें मैक्सिमम, मैं कह सकता हूं कि दुनिया में अगर कंट्रीज की बात करूं तो भारत दूसरे नंबर पे आता है जो नाइट्रस ऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि कितना खतरनाक होता है, तो ये आपकी जो CO2 है ना, उससे भी 300 टाइम्स ज्यादा डेंजरस होती है N2O। लेकिन एक बात याद रखना, ये जो N2O है ना, अगर एक बार ये रिलीज हो गई तो ये आपके एटमॉस्फेयर में 125 ईयर्स तक रहती है। मतलब कहीं ना कहीं ये हमारी लाइफ साइकिल को अल्टर करती रहेगी, कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाती रहेगी हम लोगों को। अब बात ये आती है कि ये फिर इसको बंद क्यों नहीं कर देते? तो याद रखना, इसको बंद करना इतना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर से होती है। खेती की मैंने,
उसके अंदर मैंने जो फर्टिलाइजर्स वगैरह हैं वो डाल दिए। जैसे डाले तो उसके अंदर जो पेड़ों की जड़ होती है, जैसे मान लो एग्जांपल ले लो चावल, राइस सबसे बड़ा रीजन है इसका, और भारत सबसे ज़्यादा चावल भी उगाता है, तो सबसे बड़ा रीजन भारत इसी का है कि दूसरे नंबर पे आता है। जब आप चावल उगाते हो तो उसका पेड़ को जब पानी में उगाते हो तो उसके अंदर जो माइक्रो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, उस मिट्टी के अंदर, उस मिट्टी से क्या जनरेट करते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, और वो पूरे एनवायरनमेंट में फैल जाती है। तो आपने कुछ महीने पहले पढ़ा था कि हम एक जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस बनाना चाहते हैं जिसको हमें डायरेक्ट पानी में ना लगाना पड़े। होता है ना कि राइस के कल्टीवेशन के लिए उसमें पानी होना चाहिए हमेशा, और ज़्यादा पानी रहेगा तो बैक्टीरिया पनप जाते हैं, और जब मिट्टी वगैरह को खाते हैं तो होता क्या है, वो नाइट्रस ऑक्साइड जनरेट करते हैं। इसको हम कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। तो नाइट्रिफिकेशन की जगह हमें डीनाइट्रिफिकेशन करना चाहिए। और डीनाइट्रिफिकेशन कैसे करोगे, ऐसी ऐसी टेक्निक लाकर कि तुम उनसे उसके जनरेशन को रोक सको। और वो कैसे होगा, वो टेक्नोलॉजी से होगा। जैसे अभी मैंने आपको जीन टेक्नोलॉजी, जीनोम में चेंजमेंट करने की टेक्नोलॉजी हमने पढ़ी थी अभी जस्ट, ठीक है। अच्छा, अगर पूछे दुनिया में सबसे आगे कौन है, चाइना, इंडिया, फिर यूएसए, ब्राजील, रशिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, टर्की एंड कनाडा। ये टॉप 10 कंट्रीज हैं जो N2O को प्रोड्यूस करती हैं। भारत दूसरे नंबर पे आता है, ठीक है। जैसे एग्रीकल्चर मैंने समझाया कैसे उसमें रोल होता है, फिर इंडस्ट्रीज, ठीक है। उसके बाद बर्निंग ऑफ द फॉरेस्ट एंड द एग्रीकल्चर वेस्ट। जो एग्रीकल्चर वेस्ट होता है, जो फॉरेस्ट में आग लग जाती है, उससे भी क्या जनरेट होती है, N2O जनरेट होती है। तो इसको थोड़ा सा पढ़ लेना, एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी न्यूज मैं इसको क्या कह सकता हूं, मानी जा सकती है। देखो जैसे इसमें लिखा है कि जो ताजमहल है वो बहुत ज्यादा क्या था, मैं कह सकता हूं कि जो ताजमहल है वो साफ दिखने लगा बारिश के बाद, है ना। तो इस वजह से न्यूज में आ गई, क्यों, क्योंकि जो गैस वगैरह थी वो सारी क्या हो गई, वाइप आउट हो गई। लेकिन उसमें पता चला कौन कौन सी एनवायरनमेंट में गैस है जो ये सब नुकसान कर रही थी, तो कौन कौन सी, N2O सबसे ज्यादा इसमें रोल प्ले करती है। जैसे समझना, इसके आगे वाली स्लाइड में मैंने कहा कि देखो कैसे होता है। मैंने कहा अगर ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहा हूं मैं, है ना, तो देखो फर्टिलाइजर्स 69% हम यूज करते हैं जमीन के अंदर, एनिमल का जो वेस्ट होता है वो 7%, ग्रीन जो वेस्ट होता है वो 6%, क्रॉप के जो रेजिडुअल बच जाते हैं 10%, और सोयल का जो मिनरलाइजेशन होता है 8%। इनसे कहीं ना कहीं क्या निकलती है, नाइट्रस ऑक्साइड। जैसे देखो यहाँ पर लिखा है, ये भैंस है ना, बफेलो, इसने क्या किया, यूरिन या डंग यानी कि गोबर, इसके अंदर क्या हुआ, धीरे धीरे नाइट्रस ऑक्साइड बनी, नाइट्रिफिकेशन हुआ, ये हमारे एनवायरनमेंट में चली गई। जैसे एनवायरनमेंट में पहुंची, गर्मी पड़ी, धूप पड़ी, और इसके अंदर गैस ट्रैप हो गई, और जो हीट थी वो ट्रैप हो गई, और उसके बाद तुम्हारे यहाँ पर क्या बढ़ गई, ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग में CO2 के बाद दूसरा नंबर किसका आता है, N2O। तो इस वाले पॉइंट से याद रखना। और जैसा कि हमने पढ़ा था, अगर हमने इन चीजों को नहीं रोका तो 2100 तक इतना टेम्परेचर बढ़ जाएगा, पूरी अर्थ ग्लेशियर पिघल जाएंगे, पूरी अर्थ पे पानी पानी हो जाएगा, सब कुछ खत्म। हम ऐसा नहीं चाहते, तो हमने टारगेट ईयर बनाया 2070, इंडिया का टारगेट ईयर, कि हम क्या करेंगे, इस ग्लोबल वार्मिंग को रोक देंगे, कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, ठीक है। और दुनिया का टारगेट कौन सा है, 2050। अच्छा, नाइट्रोजन जो है वो कैसे कैसे, तो देखो एग्रीकल्चर से 74% आती है, ट्रांसपोर्टेशन से 5%, इसको थोड़ा सा याद कर लेना, ठीक है। अगर मैं बात करूं ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, 76%। अगर मैं बात करता हूं आपके मीथेन तो 16%, और अगर मैं बात करता हूं नाइट्रस ऑक्साइड तो 6%, और अगर मैं बात करता हूं HFC, PFC, SF6 तो ये कितने होते हैं, 2%। तो ये डाटा थोड़ा सा ध्यान रख लेना, क्योंकि एनवायरनमेंट की न्यूज बहुत ज्यादा आती रहती है, ठीक है। उसके बाद चलते नेक्स्ट। आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। तो चलिए मिलते हैं दोबारा से नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।